गांधी अपने भतीजे के बेटे की पत्नी आभा, अपनी 19 साल की नादान पोती मनुबेन डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। सरदार पटेल ने धिक्कारते हुए गांधी को 25 जनवरी 1947 को एक पत्र में लिखा कि आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक देना चाहिए। भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था। मुस्लिम लीग का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में गांधी के माथे पर लगा ये धब्बा बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा सरदार पटेल ने 16 फरवरी 1947 को गांधी को पत्र लिखा कि मुझे किशोर लाल मशरूवाला का पत्र मिला। इस बीच देवदास और राजगोपालाचारी जी भी इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आए। हम सबको लगता है कि आपके हट का कोई अंत नहीं है। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल दिया है। इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को सार्वजनिक करने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप धर्म की बजाय आम लोगों को अधर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं। काश हम अपना दिल खोल कर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, ठक्कर बापा ने बापू से पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो अपने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जारी रखेंगे। 77 साल के गांधी 19 साल की नादान पोती के साथ नोआखली में रात के अंधेरे में बंद कुटिया में नग्न अवस्था में सोते हैं। इससे गांधी को इतनी सुख और शांति मिल रही थी कि वो इसके लिए सरदार पटेल का भी साथ छोड़ने को तैयार थे। ठक्कर बापा ने गांधी की आत्मा को जगाने के लिए पूरे 7 दिन तक संघर्ष किया। 77 साल के गांधी की आत्मा पर कितना असर पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन 19 साल की मनुबेन की आत्मा अंदर तक हिल गई। उन्होंने 2 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दे। 1946 में अंग्रेज सरकार ने भारत की आजादी की पहल शुरू कर दी थी और इसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। लंबी बैठकों के बाद यह तय हुआ था कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष वायसराय होंगे, लेकिन सरकार चलाने के सारे अधिकार उपाध्यक्ष के पास होंगे, जिसे आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। चूंकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, लिहाजा अंग्रेज सरकार कांग्रेस के अध्यक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जो पिछले 7 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लिहाजा अप्रैल 1946 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल नेहरू के चेले चपाटे ये झूठ बोलते हैं कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए था, ना कि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनता वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनता और वही आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री भी बनता। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण था, इस पर प्रकाश डाला है राजमोहन गांधी ने, जो महात्मा गांधी के पोते हैं और बेहद धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी है, सरदार पटेल एक समर्पित जीवन। पटेल पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब इसे माना जाता है। राजमोहन गांधी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि अगर मेरे दादा गांधी से कोई गलती हुई थी तो उनका पोता होने के नाते मैंने इस गलती को सुधारने की कोशिश में ये पुस्तक लिखी है। इस किताब के पेज नंबर 378 पर राजमोहन गांधी लिखते हैं, चूंकि ये साफ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए मन ही मन कई नेता इस पद को पाने की इच्छा रख रहे थे। मौलाना आजाद फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे, हालांकि वो जानते थे कि उनके करीबी मित्र जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छटपटा रहे हैं। राजमोहन गांधी आगे लिखते हैं कि सरदार पटेल भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। आचार्य कृपलानी का नाम भी इस दौड़ में शामिल था। यानी अब 4 दावेदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल 1946 थी, लेकिन इसके 9 दिन पहले ही गांधी ने ये साफ कर दिया कि उनकी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। जब कुछ अखबारों ने मौलाना आजाद के फिर से अध्यक्ष बनने की खबर छापी तो गांधी इस पर नाराज हुए और उन्होंने मौलाना आजाद को 20 अप्रैल 1946 को एक पत्र लिखकर कहा, एक ही अध्यक्ष लंबे समय तक चलता रहे तो ये अच्छा नहीं है। आपको सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी करके ये कहना चाहिए कि आप फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल का चयन करूंगा। गांधी की इस फटकार के बाद मौलाना आजाद ने यह बयान जारी कर दिया कि वो फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। यानी अब मैदान में सिर्फ 3 नाम रह गए थे, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। 24 अप्रैल 1946 तक कांग्रेस की सभी 15 प्रदेश
कमेटियों ने अपने अपने प्रस्ताव भेज दिए, जिनमें से एक ने भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं बाकी बची 3 प्रदेश कमेटियों ने किसी के भी नाम का प्रस्ताव नहीं रखा और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया। यानी 15 में से एक भी कमेटी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था। नामांकन की अंतिम तारीख करीब आती जा रही थी, लेकिन नेहरू के नाम पर एक भी प्रस्ताव नहीं आया था। लिहाजा 25 अप्रैल 1946 को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं के अलावा गांधी भी खास तौर से मौजूद थे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जानते थे कि गांधी नेहरू को अगला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लिहाजा गांधी की इच्छा को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू बचे थे, लेकिन नेहरू के नाम का एक भी प्रस्ताव नहीं था। ऐसे में सरदार पटेल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय था। जाहिर है सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते और आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन देश का इतिहास बदल देने वाले इस पल, लम्हे और क्षण के बीच आ गए गांधी। गांधी के इशारे पर आचार्य कृपलानी ने बैठक में एक कागज निकाला, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस घटना के बारे में लिखा है खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में। आचार्य कृपलानी अपनी इस किताब के पेज नंबर 248 पर लिखते हैं, बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैं कई बार यह सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। गांधी के इशारे पर की गई आचार्य कृपलानी की इस पहल से नेहरू का नाम फिर से दौड़ में आ गया। यानी अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने खड़े थे। कांग्रेस कार्य समिति में अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का जीतना तय था, क्योंकि उन्हें प्रदेश कमेटियों के साथ साथ कांग्रेस की कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। लेकिन फैसले की इस घड़ी में एक बार फिर आचार्य कृपलानी ने अपना रोल निभाया। उन्होंने एक नया कागज निकाला जिसमें सरदार पटेल की तरफ से पहले से ही लिखा गया था कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं। राजमोहन गांधी इस किताब के पेज नंबर 389 पर लिखते हैं, नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को पकड़ाया, जिस पर उनके नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया। यानी अब कागज और कागज ही नहीं बल्कि फैसला भी गांधी जी के हाथ में था। ध्यान दीजिए, अभी तक सरदार पटेल ने अपना नाम वापस नहीं लिया था। वो गांधी की इच्छा जानना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि गांधी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से फैसला ले। इसके बाद गांधी ने क्या किया, इसका जिक्र राजमोहन गांधी ने पेज नंबर 389 पर किया है। गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। तो सुना आपने, इस तरह गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली और हमेशा हमेशा के लिए भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। नेहरू की बजाय सरदार पटेल के हाथ में अगर इस देश की कमान होती तो आज ये देश एक अलग तरह का देश होता। आखिर गांधी ने सरदार पटेल की तुलना में नेहरू को क्यों चुना? इस सवाल का जवाब मिलता है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में, जिसे लिखा है भारत के इतिहास के सबसे महानतम पत्रकार दुर्गादास ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के पहले और बाद में कोई भी दुर्गादास से बड़ा पत्रकार नहीं हुआ था। अक्सर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, यहां तक कि जिन्ना और लियाकत अली भी दुर्गादास को अपने मन की बात बता देते थे। दुर्गादास अपनी इस किताब के पेज नंबर 237 पर बताते हैं कि मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना, तो इस पर गांधी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता इंग्लिशमैन है। गांधी जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे बोला है कि गांधी जी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक यानी सरदार पटेल की ग्लैमरस नेहरू के लिए बलि ले ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलेंगे। तो दुर्गादास की गांधी से हुई इस बातचीत के आधार पर दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना कि वो इंग्लिशमैन थे, और दूसरी ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि ग्लैमरस नेहरू के लिए गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली। दुर्गादास की बातों को हल्के में नहीं
नहीं लिया जा सकता है। एक तो वो बहुत बड़े पत्रकार थे और साथ ही गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के बेहद करीबी दोस्त भी थे। देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। अगर फिर भी आपको दुर्गादास की बातों पर यकीन नहीं है तो मैं फिर से सहारा लेना चाहूंगा देवदास गांधी के बेटे और गांधी के पोते राजमोहन गांधी की सरदार पटेल एक समर्पित जीवन। अपने पिता देवदास के दोस्त दुर्गादास की तरह ही राजमोहन गांधी ने भी माना है कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता था कि नेहरू अंग्रेजों से अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा राजमोहन गांधी ने एक वजह और बताई है। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 389 पर लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के एक तबके के करीबी थे, जबकि इसके विपरीत सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती की यानी मुसलमानों के साथ किसी दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी जी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। यानी गांधी सरदार पटेल की बजाय नेहरू को इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि नेहरू एक तो मुसलमानों के दोस्त थे और दूसरा क्योंकि नेहरू इतने ज्यादा अहंकारी थे कि वो सरदार पटेल के नीचे दूसरे स्थान पर काम करना कभी स्वीकार नहीं करते। गांधी ने अलोकतांत्रिक और तानाशाही तरीके से सरदार पटेल के बजाय नेहरू के नाम पर मोहर लगवाई। इसे लेकर आज तक उनकी आलोचना होती है। आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 249 पर दुख जताते हुए लिखा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, साथ ही मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी आजादी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि हमें आजादी के लिए आगे और भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। ऐसी तुच्छ दुर्घटनाएं पुरुषों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के भाग्य पर निर्भर करती हैं। तो सुना आपने, आचार्य कृपलानी ने माना है कि नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना एक दुर्घटना था, यानी नेहरू एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। कृपलानी की तरह ही नेहरू के एक और सहयोगी और दोस्त मौलाना आजाद ने भी नेहरू को अध्यक्ष बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में आजाद ने भी अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 146 पर अफसोस जताया है। ये मेरी भूल थी कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मैं और पटेल कई मसलों पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरे बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो वो सफलतापूर्वक कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार करवा लेते। वो ऐसी गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहर ने कैबिनेट मिशन की योजना को बर्बाद करके जिन्ना को एक मौका दे दिया। मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाता हूं। यदि मैंने ऐसी भूल नहीं की होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी की बातों का इसलिए महत्व है क्योंकि एक जमाने में दोनों नेहरू के बहुत करीबी थे और दोनों ही सरदार पटेल के विरोधी माने जाते थे। फिर भी इन दोनों ने बाद में जाकर अपने फैसले पर पछतावा जाहिर किया। जब नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हैरत की बात है कि जब उनके बदले आचार्य कृपलानी को अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो नेहरू ने ही सबसे पहले गांधी के पास जाकर कृपलानी के नाम का विरोध किया। नेहरू तब ये भूल गए थे कि उन्हें यहां तक पहुंचाने में आचार्य कृपलानी ने कितनी मदद की थी।